जय हिंद बच्चों। आज हम अध्याय 2 विलयन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम मोलर फ्रैक्शन या मोल अंश, मोलरिटी या मोलरता और मोललिटी या मोललता, इन तीन सांद्रता व्यक्त करने के तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले पूर्व भाग 1 में हमने W/W, W/V और V/V इसमें परसेंटेज कंपोजिशन कैसे व्यक्त किया जाता है ये देखा। साथ में पार्ट पर मिलियन ये भी देखा था। अब इसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम मोल अंश। तो मोल अंश या मोलर फ्रैक्शन क्या होता है? तो विलयन में दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक। मान लो कि विलेय A है और विलायक को हम B मान लें। तो विलेय के मोल अंशों को XA माने और विलायक के मोल अंशों को XB माने, और टोटल विलेय और विलायक के मोल अंशों का योग अगर करें तो वो 1 होगा। XA और XB को माने तो 1 होगा। मतलब कि ये विलेय के मोल अंश या विलायक के मोल अंश को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए परिभाषा देखें सबसे पहले हम कि विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल अंश कहते हैं। माने विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे हम, ये अंश में Na, मान लो ये यहाँ पे लिखा है कि ये विलेय के मोलों की संख्या है Na और विलायक के मोलों की संख्या Nb है। तो टोटल विलयन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? Na प्लस Nb। तो विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल अंश कहते हैं। तो विलेय का मोल अंश XA बराबर हो जाएगा Na/Na प्लस Nb। और इसी तरह से विलायक का मोल अंश हमें निकालना है, तो वो XB बराबर हो जाएगा, इस Na के स्थान पर हम यहाँ पे क्या रखेंगे? Nb, और नीचे Na प्लस Nb कॉमन है, जैसे यहाँ है वैसे ही इसमें भी, यानी कि विलयन के सभी अवयवों के मोलों की संख्या का टोटल। अब ये मोलों की संख्या क्या है ये आप लोग पिछले साल 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और फिर से रिवाइज करें, क्योंकि आंकिक प्रश्न जो होते हैं उसमें डायरेक्ट मोलों की संख्या नहीं दी हुई रहती है, बल्कि पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ रहता है। तो उसकी सहायता से हम मोलों की संख्या को निकालते हैं। तो पदार्थ का द्रव्यमान बटे अणुभार बराबर होता है मोलों की संख्या, या W अपॉन मोलर मास जो होता है वो इक्वल टू होता है N मोलों की संख्या के। तो इस तरह से XA और XB का टोटल कितना होगा? यदि विलयन दो द्विअंगी है जिसमें दो अवयव हैं, तो इनके दोनों के मोल अंशों का टोटल 1 होगा। तो यदि किसी एक का हमने मोल अंश कैलकुलेट कर लिया है, तो दूसरे का निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर XA अगर कैलकुलेट किया है तो XB बराबर हो जाएगा 1 माइनस XA। तो आगे हम देखें कि यदि दो से ज़्यादा अवयव हैं, मतलब A और B दो नहीं है बल्कि और ज़्यादा है, तो जिस भी अवयव का मोल अंश निकालना है उसको ऊपर रखेंगे हम अंश वाले भाग में, और नीचे हर में सारे मोलों की संख्या का टोटल आएगा। तो इस तरह से ये मोल अंश, इसके आंकिक प्रश्न हम नीचे अभी आगे देखेंगे। और ये जो मोल अंश यूनिट है, मोल फ्रैक्शन, ये कंसंट्रेशन के साथ में वेपर प्रेशर का क्या संबंध होता है इस को भी दर्शाने में उपयोग में आती है। ये राउल्ट का नियम हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और आगे इसको विस्तार से देखेंगे। अब दूसरा है सांद्रता व्यक्त करने का जो अगला तरीका है, मोलरता या मोलरिटी। तो पहले इसकी परिभाषा पढ़िए आप कि 1 लीटर विलयन में घुले मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी विलयन 1 लीटर लिया है, विलयन में विलायक 1 लीटर नहीं लिया है, विलेय और विलायक मिलके जो 1 लीटर बना विलयन, उसमें 1 मोल पदार्थ घुला है। जैसे मान लो 1 मोल पदार्थ
NaOH घोलना है। NaOH NaOH का 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा? 40 ग्राम होता है 1 मोल। NaOH का 1 मोल कितना होता है? 40 ग्राम होता है। तो यदि 40 ग्राम NaOH 1 लीटर में घुला हुआ है तो उस विलयन को हम NaOH का मोलर विलयन कहेंगे, 1m विलयन कहेंगे। लेकिन यदि 40 ग्राम नहीं घुला, मान लो कि NaOH का 4 ग्राम घुला है, तो ये क्या हुआ? 40 का 10वां भाग है। तो इस समय NaOH का यदि 4 ग्राम घुला है तो उस विलयन को m/10 विलयन कहेंगे। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है बच्चों से कि m/10 विलयन क्या होता है, या तो वो बता नहीं पाते हैं। तो तब भी एक आएगा कि जब विलयन के 1 लीटर में किसी पदार्थ के 1 मोल का 10वां भाग घुला हुआ हो तो उस विलयन को m/10 विलयन कहेंगे। कई बार ये प्रश्न पूछा कि 10m विलयन क्या होता है, तो 10m यानी 10 गुना हो गया कि यदि 1 लीटर विलयन में 1 मोल का 10 गुना घुला हुआ हो तो उस विलयन को 10m विलयन कहेंगे। तो यहाँ अब आप खुद निकालिए कि 10m विलयन में NaOH कितना घोलना पड़ेगा। चलिए आगे देखें। मोलरता के लिए जो सूत्र बना कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, यहाँ पर तो ये W/m जो यहाँ हमने देखा, ये W/m, ये n निकालने के लिए इस चीज की हमेशा हर सूत्र में आवश्यकता पड़ेगी। W/mm मोलर मास ये है। मोलर इसको इसलिए संकेत से दर्शाया क्योंकि मोलरता को m से और मोललता को स्मॉल m से दर्शा रहे हैं, इसलिए इसको m के बेस में स्मॉल m लगा के मोलर मास के रूप में दर्शाया है या अणुभार के रूप में दर्शाया है। तो W/m और ये VmL इंटू 1000, यहाँ 1000 इसलिए लीटर में है। यदि वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया हो तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई होगा। यदि वॉल्यूम डायरेक्ट लीटर में दिया होगा तो इस 1000 के मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये मोलरता की इकाई क्या हो जाएगी? ग्राम मोल्स प्रति लीटर। अब अगली इकाई है सांद्रता व्यक्त करने के लिए मोललता। मोलरता जो होती है उसमें वॉल्यूम का उपयोग होता है। मोललता में वॉल्यूम का उपयोग नहीं होता है। विलयन का लीटर में आयतन की जगह पे यहाँ पे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान लिया जाता है। सूत्र देखिए आप पहले, ये बिल्कुल सेम है जैसे विलेय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन के स्थान पर विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो ये जो सूत्र बना वो भी लगभग सेम सा है। ये W/m ऊपर वही आया 1000 भी, लेकिन यहाँ विलायक का द्रव्यमान ये ग्रामों में है। अगर यहाँ भी किलोग्राम में द्रव्यमान होगा तो इस 1000 के मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब हम इसकी परिभाषा देखें मोललता की। इसमें र और ल में अंतर है, बस यहाँ शाब्दिक रूप से र और ल में। लेकिन परिभाषा में देखिए यहाँ 1 लीटर विलयन लिखा है, यहाँ हम लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक, यानी इसमें विलयन नहीं लिया बल्कि केवल विलायक का, और वो भी वॉल्यूम नहीं लिया बल्कि उसका मास लिया। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब यहाँ देखें हम, ये अगला है फॉर्मलता। फॉर्मलता एक नया तरीका है। इसमें मोलर मास को न लेकर फॉर्मूला मास लिया जाता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला मास यानी लगभग वही चीज होती है, NaCl जैसे है। तो NaCl का 58.5 या NaOH का फॉर्मूला मास 40 ही होगा, इस तरह से। तो ये इसका सूत्र है फॉर्मलता। अब यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि सांद्रता पर जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, ppm, मोल अंश, मोललता, ये तो ताप पर निर्भर नहीं करते, जबकि मोलरता ताप का फलन होती है। तो ये इसलिए कि मोलरता जो है, इस मोलरता वाले सेक्शन में हमने देखा कि यहाँ वॉल्यूम लिया है VmL, लेकिन ये जो बाकी के 3 पद हैं, बाकी के ये पद जैसे हैं द्रव्यमान प्रतिशत,
ppm, मोल अंश और मोललता ये ताप पर इसलिए निर्भर नहीं करते कि इनमें वॉल्यूम का कहीं भी कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन मोलरता जो होती है ताप का फलन होती है। मोलरता की जो डेफिनेशन हम देखते हैं कि 1 लीटर विलियन में, यानी यहाँ वॉल्यूम का यूज होता है और वॉल्यूम पर जिस भी इकाई में वॉल्यूम का यूज होता है वो ताप पर निर्भर करेगी और वॉल्यूम का पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने से वॉल्यूम में भी वृद्धि होती है, इसलिए मोलरता जो होती है ताप का फलन होती है। मोलरता और मोललता में एक अंतर ये भी लिखा जाता है कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। अब हम कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। ये है मोल अंश के ऊपर आंकिक प्रश्न। ये वाला मोल अंश कैलकुलेट करना है इसमें हमको। तो 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ यदि बेंजीन 30% है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा, 70। तो इस तरह से हम बेंजीन का अणुभार निकालेंगे पहले, इसी तरह से CCl4 का भी अणुभार निकालेंगे। ये निकला बेंजीन का अणुभार 78, CCl4 का 154। अब ये बेंजीन के मोलों की संख्या यानी एन बेंजीन और CCl4 के मोलों की संख्या W अपॉन मोलर मास से करेंगे। 30/78 और ये 70/154 ये निकाला, इनको कैलकुलेट किया। अब इसके बाद में मोलर फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल अंश निकला ये एन बेंजीन अपॉन एन बेंजीन प्लस एन CCl4। तो ये जो वैल्यूज आई थी ये वाली, ये 3.3846 और नीचे 0.3846 प्लस 0.4545 ये अब हमने जोड़ी तो ये हमारा, और फिर ये आंसर निकला इसको कैलकुलेशन करने से 0.458। ये निकला बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। ये निकला है हमारा एक्स बेंजीन। और ये यदि हमको CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो 1 माइनस 0.458 करेंगे तो ये निकलेगा हमारा CCl4 का मोल फ्रैक्शन। अब अगला प्रश्न जो आपके NCERT की बुक में है ये वाला, ये उसमें हल किया हुआ है और आप इसको अपने स्वयं से हल करेंगे। टू सेम यही वाली मेथड होगी। चलिए आगे देखें हम। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। यहाँ मोलरता ज्ञात करनी है। सूत्र हमने लिखा W अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन VmL। यहाँ पे ये ml में दिया है इसलिए ये पूरा लिखा। तो W कितना हो गया यहाँ पे 5 ग्राम NaOH और मोलर मास NaOH का वैसे तो याद हो जाना चाहिए और नहीं तो निकाला जा सकता है, ये 40। अब ये इसके बाद में ml VmL कितने हैं, यहाँ पे V कितने हैं 450 ml। तो ये सारी चीज़ों की वैल्यूज़ रखी हमने 5/40 1000 अपॉन 450। तो ये आया हमारे पास 0.278 मोल पर लीटर। ये मोलरता है इसलिए इसकी यूनिट आएगी मोल पर लीटर। अगला क्वेश्चन है, इसमें मोललता ज्ञात करनी है हमें। तो ये जो है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे मोललता का W अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन विलायक की मात्रा ग्राम में। अब W कितना दिया हुआ है यहाँ एथेनोइक एसिड का 2.5 ग्राम। एथेनोइक एसिड का अणुभार हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 60। तो यहाँ W अपॉन M ये आ गया 2.5 अपॉन 60 और ये 1000। अब ये विलायक की मात्रा ग्राम में कितनी दी हुई है 75 ग्राम। तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन 0.556 मोल पर किलोग्राम। अब अगले क्वेश्चन है, इसमें भी मोलरता ज्ञात करनी है। कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O का 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो
कोबाल्ट नाइट्रेट 4.3 लीटर में घुलाए। तो यहाँ पे W कितना हो गया कोबाल्ट नाइट्रेट का 30 हो गया। कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O का अणुभार हमने कैलकुलेट किया 291, ये लिख दिया यहाँ पे। और वॉल्यूम डायरेक्ट लीटर में दिया हुआ है इसलिए 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सीधे 4.3 लिखा। कैलकुलेट करने से ये आया 0.023 m। इसके बाद इसका जो ख पार्ट है 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तनु किया, यानी 30 ml 0.5 m H2SO4 में 500 ml पानी मिलाया, तो उसकी मोलरता हमको ज्ञात करनी है। तो ये जो एक डाइल्यूशन का सिद्धांत होता है और या कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है कि एक सांद्रता वाले निश्चित सांद्रता वाले इसको वॉल्यूम वाले को हम डाइल्यूट करते हैं तो दूसरा हमको मोलरता मिलती है, दूसरा वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से इसका सूत्र होता है M1V1 बराबर M2V2। तो इसमें M1 कितनी हुई है, पहली जो स्थिति है 0.5 m का वॉल्यूम कितना है 30 है, यानी M1 0.5 है, V1 कितना है 30। अब यहाँ देखें हम इसका दूसरा M2 हमें ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करनी है, और V2 कितना है 500 ml तक उसको डाइल्यूट किया था, 30 से 500 तक किया था। तो ये पूरा कैलकुलेशन डाला तो इसमें M2 अननोन है, तो 0.5 इंटू 30/500, तो ये आया 3/100, ये हो जाएगा 0.03। ये ओरल प्रश्न होते हैं और बहुत सरल होते हैं, बस फार्मूले में सेट करने की देर होती है। यदि गलत सेट किया तो गलत उत्तर हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझकर हल करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए अगला एक प्रश्न है इसी प्रकार का तनुता के सिद्धांत पर, मैंने आपके लिए लिखा है, ये आप ही हल करेंगे। 10 mHCl में कितना आयतन पानी मिलाकर तनु किया जाए कि 2 लीटर 5 mHCl तैयार हो जाए। तो ये भी डाइल्यूशन के उस पर फॉर्मूला लगेगा M1V1 बराबर M2V2। ये देखिए इसमें M1 और V1 ये हो गया, M1 5 m, V1 ये हो जाएगा, M2 ये हो गया 10 m, और वॉल्यूम हमें निकालना है V2। ये ओरल प्रश्न है, बिल्कुल 1 सेकेंड में उत्तर देने वाला है, इसको आप लोग खुद हल करेंगे। चलिए आगे देखें हम। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कुछ कि 23 ग्राम एथेनॉल 36 ग्राम जल में विलय हो तो एथेनॉल का मोल अंश क्या होगा। 23 ग्राम एथेनॉल, यहाँ पे हम इसके n निकालेंगे क्योंकि मोल अंश है, तो n निकाला जाएगा इसका भी। तो एथेनॉल का अणुभार निकाला हमने 46, तो ये हो जाएगा 23/46। ये कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती हैं। 23/46 ये हो गया n एथेनॉल, और पानी का n कितना हो जाएगा 36/18, तो ये आया 0.5 और ये आ जाएगा 2। तो ये एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाला 0.5/2 + 0.5, ये हो जाएगा 1/5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/5 मीन्स 0.02, ये उत्तर आएगा इसका। अगला है 400 ml HNO3 के 0.2 m विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम HNO3 की आवश्यकता होगी। यहाँ पे फॉर्मूला यही लगाया हमने, फिर से m यानी मोलर विलयन बनाना है, फॉर्मूला यही लग रहा है, लेकिन देखिए इसमें कितने ग्राम HNO3 की आवश्यकता है, यानी W निकालना है हमको, W अननोन है यहाँ पर। बाकी m बराबर 0.2 दिया हुआ है बाकी, और ये HNO3 का ये 63 होता है मोलर मास ये, और 400 ml लिखा है। सबको कैलकुलेट किया 5.04। ये यदि आप कैलकुलेशंस में गलती कर देंगे कुछ, तो ये कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सावधानी से इनके कैलकुलेशन।
अगला है ये 1N H2SO4 विलयन की मोलरता क्या होगी। तो मोलरता और नॉर्मेलिटी में जो आपस में रिलेशन होता है वो होता है N बराबर M इंटू N, जहाँ N क्या होती है, ये जो भी विलयन ये है इसकी संयोजकता। तो H2SO4 की संयोजकता कितनी होगी, यहाँ पे H कितने हैं 2, तो इसकी संयोजकता ये हो जाएगी 2। अब N बराबर H2SO4 के लिए N बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पे हमें इसकी मोलरता निकालनी है, तो यानी M निकालना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा N अपॉन स्मॉल n। N कितनी है 1N है, 1/2 यानी कि ये 0.5 M, ये आएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है देखिए 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में बने विलयन की मोललता क्या होगी। ये देखिए W NaCl का W कितना हो गया 11.7, और VML कितना, सॉरी मोललता निकालनी है इसमें। तो यहाँ पे विलायक का ग्राम में जो वेट है, मास है, ये 500 ग्राम रखा हमने, और ये 1000 तो है ही, ये चीज़ ये आई है हमारी NaCl का अणुभार, ये M, ये आया। इसको कैलकुलेट किया, बहुत इजी कैलकुलेशन है, ये आपस में कट जाएंगे और ये बचेगा 2/5 0.4। तो ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इसी तरह से बहुत इजी आते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।